खबरें तफसील से। हरियाणा हुकूमत के जरिए धान की फसल वसूली मौखिर किए जाने से किसान नाराज हैं। वो सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल और अंबाला में किसानों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इसी बीच एहतजाजी किसानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प भी हुई। किसानों ने रास्ते की खड़ी हुई बैरिकेडिंग को अबूर करने की कोशिश भी की। इसी दौरान किसानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प भी हुई। किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। करनाल में वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर किसान जमा हैं। खट्टर सरकार ने 11 तरीका किया, किसानों के साथ बहुत बड़ी वो करी चीज जुल्म करिया और किसानों की फसलें पक के तैयार हो रही हैं और इसने जो एक तरीके कह के फिर वो 11 तरीक दे दिया है, तो उसके लिए हमने धरना दर दिया है। सरकार जानबूझकर लेट कर रही है। 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर पर लेगी और कल भी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हुए हैं। करनाल में भी मार्केट कमेटी दफ्तर का ताला मार के किसान बैठे रहे और सरकार की ओर से कोई इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री कहता था नए कानून आ गया, आप अपनी धान कहीं भी जाके बेच सकते हो, तो मुख्यमंत्री के घर के आगे जाके आज धान बिकेगा। एक दुगलगी फरमान इन्होंने जारी किया कि जो हमारी खरीद है, जो हमेशा 1967 से लेकर आज तक 1 तारीख को शुरू हो जाती थी, इस बार इन्होंने 1 तारीख को हटाकर उसको 11 तारीख तक कर दिया। और उसी के आक्रोश में हमने कल ऐलान किया था कि अगर यह सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो हम परमानेंट धरना सीएम के घर के सामने लगा देंगे। इन्होंने बैरिकेड लगाए, बैरिकेड तोड़कर सारे किसान शांतिपूर्वक तरीके से सीएम हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ परमानेंट धरना अपना रखेंगे जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं हो जाती। धान की खरीद ना होने के चलते किसानों ने सीएम आवास का घेराव कर दिया है और आंदोलन उसी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस तेजी से नवंबर के अंदर 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा से आंदोलन दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा था। एक तरफ सीएम आवास के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए लंगर की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, रोटी की व्यवस्था की गई है, दाल की व्यवस्था की गई है, हलवे की व्यवस्था की गई है, ताकि किसान जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसानों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ सेवादारों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, सीएम आवास के बाहर आप बैठ गए हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए लंगर व्यवस्था। जी किसानां दी सीएम निवास दे अगे बैठना मजबूरी है, शौक नहीं जी साडा जी। धान की खरीद ना होने के चलते किसान अनाज मंडी से सीएम आवास तक पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। किसानों के लिए लंगर व्यवस्था, ये तो गुरु नानक देव जी का लंगर है, चलता रहना है। यहाँ पर घर से महिलाएं, बच्चे, किसान पहुंचे हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर किसान बैठ गए हैं। धरना देने के साथ साथ उनके लिए जो लंगर व्यवस्था है वो भी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब हुकूमत किसानों पर दर्ज मुकदमात को वापस लेगी। वज़ीर आला पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका हुक्म दे दिया है। आरपीएफ की जानिब से किसान तंजीमों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हीं मुकदमात को वापस लेने का फैसला दिया है पंजाब के नए वज़ीर आला ने। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर धरने के दौरान ये तमाम मुकदमात दर्ज किए गए थे। अब पंजाब हुकूमत उन किसानों पर दर्ज मुकदमात को वापस लेगी। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने ये हुक्म दिया है। आरपीएफ की जानिब से किसान तंजीमों पर ये तमाम मुकदमात दर्ज किए गए थे। रेलवे ट्रैक पर धरने के दौरान ये मुकदमात दर्ज हुए थे और अब उन्हीं मुकदमात को वापस लेने का हुक्म पंजाब के नए वज़ीर आला की तरफ से दे दिया गया है। तो किसान आंदोलन के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब हुकूमत किसानों पर दर्ज मुकदमात को वापस लेगी। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका हुक्म दे दिया है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर धरने के दौरान कई किसानों पर मुकदमात दर्ज किए गए थे।
आरपीएफ की जानिब से किसान तंजीमों पर मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिनको अब वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। तो किसानों को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है। नए वजीर आला ने अपनी पारी की शुरुआत बेहतर तरीके से कर दी है, क्योंकि किसानों को राहत मिलना की उम्मीद थी और इसी जिम्न में ये फैसला देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात को वापस लेने का हुक्म दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है। सीएनजी की भी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आप देखिए। सीएनजी 80 रुपए के लिए महंगी हो गई है, इसीलिए। आज से 2 रुपये 28 पैसे। हाँ जी, इसीलिए कम भरवाई है। पहले ज्यादा भरवाते थे। पहले ज़्यादा भरवाते थे, पहले 100-150 की भरवाते थे। अब वो महंगी हो गई तो 80 रुपए के लिए है। अभी महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कभी सिलेंडर महंगा, कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा। सीएनजी 100 रुपए लिए, अभी महंगी हो गई ना। हाँ, आपने सीएनजी लिया आज? हाँ जी, आज से 2 रुपये 28 पैसे पर किलो सीएनजी महंगी हो गई। महंगी हो गई है बिल्कुल। अब तो गवर्नमेंट का बुरा हाल हुआ पड़ा है। हर रोज कोई ना कोई चीज महंगी होती जा रही है, हर रोज। भगवान ही जाने क्या होगा। सर इफेक्ट तो पड़ ही रहा है पॉकेट पर। अब पॉकेट पे तो महंगाई की मार पड़ ही रही है सर। नॉर्मल जो है एम्प्लॉय क्या करेगा सर। अब हर चीज़ ये पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, सीएनजी इंक्रीज हो रही है सर। तो अब ये है कि हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है सर। परेशानी तो है ही सर। सीएनजी का रेट तो नहीं बढ़ाना चाहिए सर इन्होंने, लेकिन बढ़ा ही रहे हैं। अभी 43 रेट थी, 45 रुपये कर दी। इस महीने में 4-5 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन सीएनजी के रेट नहीं बढ़ने चाहिए सर। पेट्रोल के रेट तो पहले से ही हैं। पेट्रोल डीजल भी लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है सर। गवर्नमेंट ही ऐसी है, इनको नहीं दिख रहा ना किसी गाड़ी वाले को कैसे कोई कैसे चला रहा, कैसे नहीं चला रहा और क्या कर रहा है। बस रेट बढ़ाओ। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन प्रोग्राम से खिताब के दौरान कहा कि गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर आज मुल्क खुद कफील बन रहा है और गांधी जी का ये ख्वाब था कि हमारा मुल्क और मुल्क के आवाम आत्मनिर्भर हो और इसी के लिए ही मरकजी सरकार ने कोशिशें की हैं और नई नई स्कीमों के जरिए तरक्की को नई राह दिखाई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन इसी का हिस्सा है और इसी के जरिए देही और शहरी इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। आत्मबल। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दौरान मुझे ग्राम स्वराज के विजन को जमीन पर उतारने का अवसर मिला है। निर्मल गांव के संकल्प के साथ खुले में शौच से मुक्ति, जल मंदिर अभियान के माध्यम से गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करना, ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, तीर्थग्राम योजना के तहत गांव में दंगे फिसाद के बदले में सौहार्द को प्रोत्साहन देना, ई ग्राम और ब्रॉडबैंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी, ऐसे अनेक प्रयासों से गांव और गांव की व्यवस्थाओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया। ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा
प्रमाण जल जीवन मिशन और पानी समितियां भी है। साथियों, हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों मीलों दूर चलकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में गांव का नाम लेते ही ऐसी ही कठिनाइयों की तस्वीर उभरती है, लेकिन बहुत ही कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता? मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था। आर्मी चीफ एमएम नरवणे लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। नरवणे एलएसी पर तनाव के दौरान मशरकी लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर गुज़िश्ता 6 माह से हालात नॉर्मल हैं। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। चीन से 13वें दौर की बातचीत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली है। हमें उम्मीद है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। Now over the last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. कांग्रेस पार्टी पर शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जैसी बड़ी सियासी पार्टी बगैर सदर के रहती है तो ये कुदरती तौर पर उलझन का बाइस है। मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने अंदरूनी मामलात को हल कर लेगी। वाज़ेह हो कि कई दिनों से पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कहना है कि अब इतने साल हो गए हैं, राहुल गांधी जी ने पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया, और उसके बाद तो सिर्फ मैं देखता हूँ ऐसे ही काम चल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी अगर हेडलेस होगी, प्रेसिडेंट नहीं होगा पार्टी का, तो लोगों के मन में ज़रूर एक भ्रम पैदा होता है किसी भी पार्टी के बारे में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो। पार्टी का मुखिया तो होना ही चाहिए, सेनापति होना ही चाहिए, और मुझे लगता है जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी जो मामले हैं सुलझा लेगी। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब जो एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी आ शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। ख़वातीन को उनका हक दिलाने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की एक माह तक चलने वाली खास मुहिम औरतों का हक, कोई शक। देखिए आज रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 152वीं जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे। मुल्क और बैरून मुल्क में आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। गांधी जयंती के मौके पर समाधि स्थल राजघाट पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया, जहां पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महात्मा गांधी के सियासी नजरियात, फलसफाना ख्यालात और अदम तशद्दुद पर मबनी नजरिया हयात ने उन्हें जावेदा बना दिया।
गांधी जयंती की मुनासबत से झील ढल की सफाई की 15 रोजा मुहिम का आगाज हो चुका है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस डी-वीडिंग ड्राइव का इफ्तिताह किया। एलजी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो स्वच्छता प्रोग्राम का हिस्सा बने और डल झील जैसे आबी जखीरों का तहफ्फुज करें। कई रजाकार, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और कुछ स्कूली बच्चे इस प्रोग्राम में शरीक थे। एलजी मनोज सिन्हा ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सफाई का ख्याल रखने और मुल्क में गांधी जी के स्वच्छता विजन को आगे बढ़ाने का अहद किया। इस दौरान एलजी ने एतराफ किया कि डल झील को आलूदगी से पाक रखने के उमूर में माजी में भी कुछ मसाइल दरपेश रहे हैं, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया है कि मौजूदा हुकूमत डल झील की सफाई के लिए तमाम दरकार इक़दाम करेगी। सबको मालूम है कि आज बापू का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज हम सब ने शपथ ली है स्वच्छता की और 15 दिन का ये पखवाड़ा पूरे यूटी में हम चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्वच्छता का लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाएंगे जब यहाँ के नागरिक उसमें सहयोग करेंगे और भागीदार बनेंगे। तो हमारा अनुरोध है, सबसे निवेदन है विनम्रतापूर्वक कि ये डल लेक सबकी है। अगर ये स्वच्छ रहेगी तो हम सबको लाभ मिलेगा और इसीलिए आज हमने शुरुआत की है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी हर अल्टरनेट दे आऊँ और ये 15 दिन लगातार अभियान चलने वाला है। My message towards everyone is that we should encourage everyone and ourselves also in cleanness. Cleaning everything, cleaning water bodies, cleaning our environment, keeping everything clean. That would be my message. हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो नस्ल है, उनको ये थोड़ा मतलब वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे हम बचाएंगे इस जो ये हमारी धरती है। यहाँ पे डल हमारा बहुत एक बड़ा इकोसिस्टम है जिसको हम पिछले कई सालों से साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करते हैं। डल झील आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से तकरीबन 3 दहाइयों से पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से मुश्किलात का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम जो आज यहाँ पे एक बार फिर अलामती तौर पे शुरू की गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इसमें शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पे आए हैं, उम्मीद करेंगे कि जो पिछले कई सालों से झील की हालत हुई है और जो कन्फ्यूजन इसकी सफाई को लेके है वो शायद दूर हो जाए और उम्मीद करेंगे कि ये जो मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद शुरू की है ये एक ऐसी मुहिम होगी जो मुकम्मल मुहिम होगी डल झील से आलूदगी ख़त्म करने के लिए। नहीं तो डल झील में यही हुआ है कि कोई भी दवा काम नहीं आई है अभी तक। पिछली बार जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था उन्होंने भी डल झील की हालत पे काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। उम्मीद करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ आमद और उनकी यहाँ अलामती तौर पे इस मुहिम के शुरुआत का नतीजा ये होगा कि डल झील के जो मसाइल हैं वो पूरी तरह हल होंगे। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं लाल चौक श्रीनगर में आज एक अमन रैली निकाली गई। कश्मीर में अमन का पैगाम आम करने के मकसद से ये नज्म किया गया है। इस रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वो वादी को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गांधी जी की जयंती के मौके पर अदम तशद्दुद का पैगाम देते हुए ये रैली निकाली गई। पहली बार आप देख रहे हैं इसकी झलक, आगे भी इंशाल्लाह होगी। ये इसलिए कि पीस हम चाहते हैं और पीस हो रहा है अभी भी, और जो लग रहा है मेरे को बहुत अच्छा, और ताकि ये उन युवाओं को, इन लोगों को, इन यूथों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बस इसी पर चले। देख लीजिए हम आगे कैसे तरक्की करके, और जिसका नाम कश्मीर जन्नत था वो जन्नत ही रहे। मोहब्बत के बगैर, शांति के बगैर, नॉन वायलेंस के बगैर और कोई चारा नहीं है। लिहाजा अगर जिंदगी में तरक्की और तामीर की बात की जाए तो अमन के बगैर हर एक बात नामुमकिन है। गांधी जयंती पर इस नॉन वायलेंट मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें आज भरपूर मौका मिला है। ये वो गांधी जी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना उस्ताद, अपना मेंटर, अपना रोल मॉडल मानकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और पूरे दुनिया भर में छा गए थे। पूरे दुनिया भर में अपनी मैसेज, अमन की मैसेज लेकर आज भी राष्ट्रपिता के साथ साथ एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छी इंसानियत के नाम से जाने जाते हैं।
पीडीपी के साबिक लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन समेत दीगर सीनियर लीडरों ने निजामुद्दीन भट्ट का पार्टी में खैर मकदम किया। निजामुद्दीन भट्ट बांडीपुरा से साबिक एमएलए हैं। सारे शुक्रिया अदा करान कि तुम आव बंडपोर पे तुम योर तशरीफ। अगर क्या कम पेशी तथ दीजो माफी तो अल्लाह तबारक आज घर वापसी निजाम साहब सिर्फ बंडपोरिक लीडर के निजाम साहब बानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस नार जाय जाय गसी बदलाव नार खड़ा निजाम साहब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गांधी जी की क़यादत में मुल्क को अदम तशद्दुद की राह पर चलकर आज़ादी मिली है। दो महापुरुषों का जयंती दिन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत के इतिहास को 1900 के बाद के इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो दोनों महापुरुषों ने अपनी अमिट छाप भारत के इतिहास में छोड़ी है। वहीं गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अहमदाबाद पहुंचे सिब्बल ने कहा कि गुजरात से दिल्ली गए लीडरों को शायद गांधी जी के बारे में कम इल्म है। उन्होंने कहा कि गांधी जी हक और इंसानियत के अलंबरदार थे। गांधी जी कहते थे खुदा एक है और वो सच है। सिब्बल ने पीएम से पूछा कि उनके कौल बेहरू और अमल बातिल हैं। वहीं गांधी जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा है, जिस पर बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तानी रूहानियत का मरकज है। वरुण लिखते हैं कि गांधी जी ने अपने अमल से रूहानियत को वसीयत दी और इस इखलाकी बुनियाद अता किया जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी की आज 152वीं जयंती है। मुल्क भर में गांधी जी को याद किया जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज एक अलग ही मंजर देखने को मिला, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दी है। ग्वालियर के गांधी पार्क में सियासी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि नाथूराम गोडसे के नक्शे कदम पर चलने वाले गांधी के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने कहा कि उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी गांधी के ख्वाबों के भारत पर काम कर रही है। कांग्रेस ने इस दौरान गांधी हम शर्मिंदा हैं के नारे भी लगाए।